नमस्कार सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। हम लोग NH-EH BSc कोर्स के सेकंड बैच को पढ़ रहे हैं। इसमें पर्सनल हिस्ट्री की बात हो रही है। रोगी विवाहित है या अविवाहित है? स्त्रियों में अनेक रोग गर्भधारण से तथा उनके गर्भ बिल्कुल न रहने से होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी आदि पति से पति को हो सकता है। नशे जैसे रोगी को अगर नशे की आदत नहीं है, किसी प्रकार का वातावरण में वो रहता है, क्या कार्य करता है, किस प्रकार संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी के संपर्क में आता है। नशे की आदत से यकृत रोग होता है, लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं और तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड डिजीज़ होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर एहिकेन की मतलब ये कहें कि आदत से मानसिक शक्तियों का हास्य अथवा प्रतिवर्गिक रिफ्लेक्स, स्थिरता, कुछ संकुचित, कनिष्ठिका, पुतली, कुष्ठिबोध, अरुचि, दुर्गंध, निश्वास एवं अकारण युक्त जीव हो सकता है। धूम्रपान की अधिकता से कर युक्त जीवा के पहचान हो जाती है। साथ में जीवा के रोगों में धड़कन, हृदय की तीव्रता तथा हृदयशूल हो सकता है। कोकेन के सेवन से मानसिक एवं शारीरिक दुर्बलता होती है। कोकेन प्रायः वाष्पित रहता है कि शरीर पर कृत्रिम रोग जैसे कुछ रेंग रहे हैं तथा भ्रमित, जिसको हम लोग हेलुसिनेशंस कहते हैं, जैसे गांजे के सेवन से अल्प मात्रा में स्फूर्ति होती है परंतु अधिक मात्रा में अत्यधिक उत्तेजना होती है। अधिक काल तक सेवन करने वाले से मानसिक शक्तियों का हास्य तथा पागलपन होता है। अधिक मात्रा में सूरा, जिसको हम अल्कोहल कहते हैं, सेवन से मस्तिष्क का शरीर पर नियंत्रण कम अथवा समाप्त हो जाता है। पेशियों के असहाय इनकोऑर्डिनेशन होकर कोमा हो सकती है, अधोचेतना अवस्था हो सकती है। केंद्र कदाचित वमन और गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। अधिक काल तक अल्कोहल सेवन से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, रक्त वाहिनियों में कठोरता, एरोथ्रोमल ऑफ ब्लड वेसल्स, सिरोसिस ऑफ लीवर, फैटी लीवर ग्रेड 2 ग्रेड 3, फाइब्रॉयड हार्ट, क्रोनिक नेफ्राइटिस तथा फैटी नेफ्रोगेन होते हैं। नर्वस सिस्टम, यहाँ गलत है, थोड़ा सा सेकंड में भी गलत आया है, चलो इसको मैं सुधार लूँगा। नर्वस सिस्टम के डिजीज़ में नर्वस डिजेनरेशन, जिसमें डॉर्कास्टस सिंड्रोम, बहुत तंत्रिका शोध, जिसको हम लोग पॉलीन्यूरिटाइड्स, मिर्गी के सामान्य दौरे तथा कभी कभी पागलपन हो जाते हैं। सिजोफ्रेनिया भी इसी में से आता है ना। विशेष प्रकार के कार्य करने वाले को विशिष्ट रोग हो सकते हैं। चित्रकारों को और कंपोजिटरों को सीसा विषमय, जिसमें लेड पॉइजनिंग हो सकती है। खादानों तथा धूल में काम करने वाले व्यक्तियों को निमोनिकोसिस हो सकता है। धूप में काम करने वाले को अल्प पक्षघात, सनस्ट्रोक, लू लगना तथा अधिक मानसिक परिश्रम करने वाले, शारीरिक परिश्रम बिल्कुल भी न करने वाले व्यक्तियों को हाइपरटेंशन हो सकता है। किसी प्रदेश विशेष में रहने से कुछ रोगों के होने की संभावना रहती है।
आर्द्र जलवायु वाले मच्छर युक्त प्रदेशों में मलेरिया और फाइलेरिया होने की संभावना होती है। कालाजार देश के पूर्वी प्रदेशों में विशेष होती है। चेचक, मधुमक्षिका, डिप्थीरिया आदि संक्रामक रोगों के संक्रमण का इतिहास उन रोगों के होने की संभावना दर्शाता है। भोजन की आदतों के संबंध में जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इससे पाचन तंत्र के रोगियों के विषय में विशेष जानकारी हो सकती है। इससे जानकारी से निम्नलिखित प्रकार के रोगों की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। विसूचिका, अतिसार, टाइफाइड, डिप्थीरिया, रक्त ज्वार, स्कॉट फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, अर्थमेटिक, एमेरेट्रिक डिसेंट्री, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म आदि सतत जीवाणुओं, कृमि अथवा उनके अंडों से उत्सर्जित भोजन करने से होते हैं, जैसे टेप वर्म, ज्यूनिक वर्म, हैडलिक लैंग फ्लूलिस, ट्राइचिलिनिस, स्पेरालिस आदि। ठीक से न पकाए गए मांस जिसमें उक्त कृमियों के सिस्ट, ओवा, लार्वा आदि खाने से होते हैं। सीसा, ताम्रमल, बोरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, फैमिलिन आदि की विषाक्तता भोजन से संबंधित हो सकती है। ठीक है। भोजन को सेलुलोज आदि मलवर्धक एवं मल निष्कारक वस्तुओं की अधिकता से अतिसार व कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वसा की अधिक मात्रा से ओबेसिटी, यकृत वृद्धि, मधुमेह, प्रोटीन की अधिकता से नेफ्रोसलोरिसिस, गाउट, हाइपरटेंशन तथा इनकी कमी से एनीमिया हो सकते हैं। अनेक प्रकार के रोगी विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन के सेवन से होते हैं। श्वासन, अर्टिकेरिया, हे फीवर, एजाइनोटोरिटिको, ईइया, ओडिमा, एक्जिमा आदि रोग व्यक्ति विशेष की किसी विशिष्ट प्रोटीन की प्राप्ति एलर्जी के कारण होते हैं। भांड से दूषित कड़वे तेल, जिसको हम लोग एपिडेमिक ड्रॉप्सी के राय की दाल खाने से, काल्य जिसको हम लोग लेजिथाइज्म अंतर्गत के फंगस, लंगी रेंग, राई खाने से एरोटिज्म आदि संभावित होते हैं। भोजन में विटामिन की कमी की हीनता से जन्य रोग, विटामिनों की कारण विटामिन विहीन भोजन अथवा अधिक पकवाने के से उसका नष्ट होने का चांस ज़्यादा होता है। पाचन तंत्र के रोगी वोमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया आदि में कारण अथवा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, कंजक्टिव हार्ट फेलियर आदि के कारण उचित प्रचूलन सल्फोनामाइड आदि विटामिन नाशक औषधियों का अति सेवन ज्वार, मधुमेह, हाइपरथायराइडिज्म, शरीर को विटामिन की अधिक आवश्यकता की स्थिति आदि कारणों से विटामिन की हीनता हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं। पिता, माता, भाई, बहन आदि के संबंध में जानकारी करनी चाहिए प्राप्त। कौन जीवित है, कौन मृत है, मृत्यु का कारण क्या था, किस अवस्था में मृत्यु हुई, मृत्यु के पूर्व किस प्रकार के रोग और कितने दिन से पीड़ित रहे। कुछ रोगियों की आनुवंशिक प्रवृत्ति होती है कि अर्थात पिता अथवा माता के में रोग रहने से संतति में होती है अथवा हो सकती है। इस प्रकार के रोग में जो फिंगर होते हैं, फिरंग होते हैं, मतलब
कौन कौन से रोग हैं वो बताता हूँ। सिफिलिस है, हेमोपीलिया है, मायोपैथिया है, गाउट है, रेमोटिक फीवर है, अस्थमा, कैंसर, हाइपरटेंशन, इंसैनिटी, पागलपन, क्रोनिक लेफ्राइटिस, डायबिटीज़ मेलिटस, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, प्री वेसिकस एनीमिया, अल्कोहलिज्म, एनोस्पोलिपेल्सिया, ब्रेडिकार्डिया, हृदय मंदता, कोरिया, वाइस्टर्न्यूरिया, हेरेडिटरी एक्सटिया, पैट्रिक एटेक्सी, माइलेरोरिया डिजीज़, माइग्रेन, पैरोक्सिस्मल हेमोपेल्जी, ब्लूरोनिया, एडिकोसिस और डोलोरोसा आदि हैं। ये बताना भी ज़रूरी है। इस रोग को आनुवांशिक रोग के कारण के विशिष्ट तंतुओं की दुर्बलता अथवा उसमें कोई कमी होना संभव है। आसपास के वातावरण भी इसमें सहायक हो सकते हैं। जो रोग जन्म के साथ ही प्रकट होते हैं उनमें जन्मजात कॉन्जेंटल कहते हैं, और जो माता पिता से संतान में आते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं, जिसमें ऑप्थेल्मिया, जिसमें नियोरेक्टम जन्मजात, जिसमें हेमोपेलिया आनुवांशिक, तथा डिस्फेल्सिया जिसको जन्मजात माना जाता है। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की हम लोग अगर बात करते हैं तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए अलग से एक वीडियो डालना चाहिए था मुझे, बट मैं इसी में इसको कंप्लीट करता हूँ। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में नहीं, इसको अलग से बनाएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा टर्न कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आगे थोड़ा सा इसमें गलती है, सुधारना होगा। तो जो चिकित्सकगण 14, 15, 16 जून 2024 को अहमदाबाद गुजरात आ रहे हैं, वे चिकित्सकगण जो बाहर से आ रहे हैं और होटल में रुकने की व्यवस्था चाहते हैं, वे चिकित्सकगण अपना आने का सूचना 15 तारीख से पहले दे देंगे। अपनी टिकट करा लेंगे, वेटिंग हो, कोई हो, कैसे भी हो, आपको पहुंचना है, क्योंकि आप पहुंचेंगे तो आप गढ़ेंगे अपनी प्रैक्टिस को और इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अपने अभ्यास को। यहाँ विशेष रूप से मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो क्या है, पहले उनको हम एक नज़र में समझ लेते हैं। पहला है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में जो रेमेडीज़ बनाई जाती है वो किन विधियों से बनाई जाती है। दूसरा है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आने वाले जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब सोर्सेस क्या क्या हैं। तीसरा बात आता है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी जब रेमेडीज़ बनाई जाती है तो फार्मास्यूटिकल वे में डिस्टिलेशन प्यूरिफिकेशन के 4 क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती हैं। इसके बाद आती है बात, अगर बेस है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, हमारे भारत में रहने का वो आधार है, उसी प्रकार से क्लिनिकल प्रैक्टिस का भी आधार होता है, मेडिसिन का आधार होता है। तो बेस कंसेप्ट मैंने बनाया, और ये बेस कंसेप्ट अपने आप में सब कुछ आप इससे कर सकते हैं अगर ज्ञान है तो। और इसी ज्ञान की कड़ी को बढ़ाने के लिए हमने D1 से D10 तक का जो क्लिनिकल रिसर्च कहें या क्लिनिकल प्रैक्टिस कहें को सुचारू रूप से बनाने के लिए, अगर मान लेते हैं हमने D1, D2, D3, D4, D5, D6 बना रखा है, लेकिन हमें आगे जाना है तो हम सीरियल डायलूशन से तोड़ लेंगे, मना नहीं है। लेकिन मान लेते हैं किसी अवस्था में हमने D1 बनाया था, ख़त्म हो गया, D2 बनाया था, ख़त्म हो गया, D3 बनाया था, ख़त्म हो गया, हमारे पास 4, 5, 6 है। मैं बोलता हूँ 4, 5, 6 है और 6 से मुझे वर्क लेना है थर्ड का। मैं कितना दवाई मिलाऊंगा 30 ml में, मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर हाँ लगता है तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आपको नहीं लगता है तो मुझे लगता है कि आप
जान चुके होंगे, ज्ञान हो चुका होगा, इसलिए आप नहीं आना चाहते, क्योंकि ज्ञान अगर है तो जाके क्या करेंगे, ऐसा कुछ लोग सोच लेते हैं। बट अगर ज्ञान अधिक हो तो प्रैक्टिस करना आसान होता है। और इसी ज्ञान की श्रेणी में अगर मान लेते हैं मेरे पास चौथा डाइल्यूशन है और मुझे फर्स्ट डाइल्यूशन का यूज़ करना है, पांचवा डाइल्यूशन है, मुझे फर्स्ट डाइल्यूशन का यूज़ करना है, छठा डाइल्यूशन है, सातवां है, आठवां है, नौवां है और मुझे फर्स्ट का यूज़ करना है, सेकंड का यूज़ करना है, मैं कैसे करूँगा, कितनी मात्रा में दवाई को मैं मिलाऊँगा? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं और सीखना चाहते हैं तो 14, 15, 16 जून को अहमदाबाद गुजरात में आपका स्वागत है। 2 क्राइटेरिया रखी गई है। अगर केवल गुजरात से हैं और वो गुजरात में केवल क्लास चाहते हैं तो 3000 रुपये देंगे। गुजरात के बाहर से हैं तो उनके लिए 2 क्राइटेरिया रखी गई है, एक 7,500 का, एक 10,500 का। आप 7,500 में आते हैं तो आपको अलग से कोई रूम नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर आपके साथ हो सकते हैं और वहाँ आपका व्यवस्था होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 10,500 रुपये दे करके विशेष रूप से मुझे एक सिंगल रूम रहे, तो बिल्कुल आप उस वे में आ सकते हैं। ठीक है, तो आना ज़रूर है। अगर सीखेंगे तो हम गढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो मर्जी आपकी है। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।